Now we will going to solve HC वर्मा फ्रिक्शन ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा प्यारा सा सवाल है ये, इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है। ऐसे सवाल को पहले स्टेटमेंट को समझिए जरा सा कि स्टेटमेंट एक्चुअली में क्या रहा है कि वाइल वॉकिंग ऑन द आइस, जब आप आइस पे चलते हैं तो वन शुड टेक ए स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्लीपिंग। तो हम लोग नेचुरली छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम स्लीप ना कर जाएं। तो बताइए कि ये छोटे छोटे कदम जो हम लेते हैं ये स्मॉलर स्टेप्स एक्चुअली में क्या इंश्योर करता है, इसके पीछे स्मॉलर स्टेप्स लेने के पीछे कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड टेकिंग द स्मॉलर स्टेप्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द आइस। तो इसके डिस्कशंस के लिए जो है सो चलिए हम लोग उस सिचुएशंस को पहले इमेजिन करते हैं। दिस इज़ द सिचुएशंस। एक बंदा है, देखिए वही बंदा यहाँ भी है, बट अंतर क्या है कि यहाँ ये स्मॉल स्टेप्स लेकर के चल रहा है और यहाँ ये लार्जर स्टेप्स लेकर के चल रहा है। चलने के मैकेनिज्म के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई होप कि आप जा करके उसको देख चुके होंगे। वैसे मैं इसको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि जब आप चलते हैं तो आपको चलाने के लिए जो बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है टू मूव यू फॉरवर्ड, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं। फाइनली जब आप चलते हैं, आप फोर्सेस जो भी अप्लाई कर रहे हो, आप देखते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में हो रहा है। तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में आपको चला रहा होगा। और यहाँ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, सो वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है जिसकी वजह से आप चलते हैं। वैसे एक बार इसको रिकॉल कर ले कि एक्चुअली में चलने के दौरान क्या होता है कि आप अपने पाँव से, इस लेग से क्या करते हैं, ज़मीन को इस डायरेक्शन में प्रेस करते हैं। यू प्रेसेस द ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन। तो ज़मीन आपको क्या करता है, एक रिएक्शन फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर देता है। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन फोर्स, या आप लिख सकते हो कॉन्टैक्ट फोर्स FC1, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स 1। उसी तरह से आपका जो आगे वाला लेग होता है, फॉरवर्ड लेग होता है, उसको भी आप क्या करते हो, उससे आप ज़मीन को प्रेस करते हो इस डायरेक्शन में, उसको आप क्या करते हो, इस डायरेक्शन में प्रेस करते हो। तो फिर ज़मीन भी आपको एक रिएक्शन फोर्स देता है, वो एक्चुअली में इस डायरेक्शन में आपको रिएक्शन फोर्स देता है। तो ये हो गया दूसरे पाँव पे FC2 कॉन्टैक्ट फोर्स। ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स अलग अलग वैल्यू के होते हैं, क्योंकि दोनों पाँव पे जो आप फोर्सेस जो लगाते हैं चलने के दौरान वो सेम नहीं होता है। तो आपका न्यूटन थर्ड लॉ से जो आपको ग्राउंड आपके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड दोनों पाँव पे डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो कॉम्पोनेंट होता है, मतलब जैसे यहाँ देखिएगा तो आपके फोर्स का, यहाँ पे आपके फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा, ठीक है, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सिमिलरली यहाँ भी देखिए तो जो फोर्स ग्राउंड आप पे अप्लाई कर रही है उसका एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा और दूसरा एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा वर्टिकल लाइन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है इस पेन से। तो ये वर्टिकल फोर्सेस होगा। तो ये जो वर्टिकल फोर्सेस है वो एक्चुअली में क्या करता है, आपके वेट को बैलेंस करता है। ठीक है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स देख रहे हैं ये एक्चुअली में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो पीछे वाले पाँव पर फ्रिक्शन फोर्स लगा आगे की ओर, जिसको आप लिख सकते हो यहाँ से, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। मान लो ये F1 हुआ, और ये जो आगे वाला पाँव है उस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगा, उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया F2। तो जो नेट रिजल्टेंट फ्रिक्शन फोर्स होता है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शंस में होता है, जो आपको आगे की ओर मूव करवाता है। ठीक है, ये चलने का बेसिक कंसेप्ट है। तो जब आप स्मॉलर स्टेप्स लेते हैं तो उस केसेस में क्या होता है कि वर्टिकल के साथ जो आपका एंगल, पैर का एंगल होता है θ1, ठीक है, वो क्या होता है, छोटा होता है इन कंपेरिजन टू जब आप लार्जर स्टेप्स लेते हैं। उस समय जो वर्टिकल के साथ एंगल होता है आपके पाँव का, ये tan θ2 क्या होता है, ये बड़ा होता है, क्वाइट लार्ज वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब ज़रा एक चीज़ समझ लो कि ये सारा फोर्सेस, दोनों पाँव पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स आपको लग रहा है, ठीक है, तो उन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो एक्चुअली में क्या होगा कि आपके पाँव पे एक नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट होता है। ये रहा आपका जो कर्व है ऐसा, और आप पे जो फोर्स एक्ट हुआ ये रहा कॉन्टैक्ट फोर्स FC। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया FC, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इस केसेस में जब आप स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, तो मैंने थोड़ा इसको गलत बना दिया। ये इसका चूँकि एंगल छोटा होगा इसलिए वी शुड मेक दिस लाइक पेयर लाइक दिस, क्योंकि आपने क्या किया है, तो ये इसका एंगल होगा। ठीक है, ओहो, इसका एंगल क्या हुआ, ये हुआ। तो ये जो एंगल हुआ, ये दिस एंगल ऑफ क्या हो, क्या रहा ये दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स FC। ठीक है, और ये एंगल हुआ θ1। ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। FC क्या है, FC है आपका रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स।
रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द सरफेस। ठीक है, दोनों पाँव पे जो लग रहा है दोनों का रिजल्टेंट है। तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब आप छोटे स्टेप्स लेते हैं तो ये एंगल θ1 बनता है, और जब आप बड़े स्टेप्स लेते हैं तो उस केसेस में जो आप पे नेट कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये जो है, ठीक है, आई थिंक इसको मिटाना पड़ेगा। ये होगा आपका FC प्राइम। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स जब लगा कब, जब आप लार्जर स्टेप्स ले रहे थे, तब वो एंगल क्या था, यहाँ पे θ2 था। ठीक है, तो ये आपके पाँव पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगा डिफरेंट सिनारियो में, जब आप छोटे स्टेप से चल रहे थे और जब आप लार्जर स्टेप से चल रहे थे। ये नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये फ्रिक्शन फोर्स जो आप बोलते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया FR। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, तो ये हो गया FR प्राइम। ठीक है, दो अलग अलग केसेस है तो फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग मैंने लिया। तो एक्चुअली में क्या होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स FR होगा उसको आप लिख सकते हो यहाँ से कि FC जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको, और यहाँ पे sin θ1। और यहाँ पे भी इस केसेस के लिए जब आप लिखोगे तो FR प्राइम इज इक्वल टू FC प्राइम। ठीक है, और यहाँ पे sin θ2। दूसरा चीज़ देखोगे क्या चीज़ कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा कॉन्टैक्ट फोर्स का, ये यहाँ पे जो FC, यहाँ पे जो sin θ1 cos θ1 होगा, ये एक्चुअली में क्या करता है, ये वेट को बैलेंस करता है। आपका वेट जो mg नीचे की ओर लग रहा होगा उसको ये बैलेंस करता है। तो तुम कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ कि FC cos θ1 एंड दिस इज इक्वल टू mg। ठीक है, और यहाँ भी इस केसेस में भी तुम लिख सकते हो, क्योंकि आदमी तो वही है, स्टेप्स लंबे लंबे ले रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसका वेट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी ये लिख सकते हो, ये जो कंपोनेंट होगा इसका, ये क्या हो जाएगा, FC प्राइम cos θ2, और ये कौन क्या कर रहा है, तो वेट mg को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ लिख लो FC प्राइम cos θ2 एंड दिस इज इक्वल टू सेम वेट mg। तो इन दोनों इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, FC की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ निकल गया फ्रिक्शन फोर्स FR प्राइम की वैल्यू, और ये कितनी आ गई आपको, तो जब आप इसको यहाँ से FC की वैल्यू डालोगे तो mg बाई cos θ, तो ये हो जाएगा mg tan θ2। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। जब आप उसी तरह से इन दोनों इक्वेशन से, यहाँ पे जो ये दोनों इक्वेशन है, इससे आप निकाल सकते हो फ्रिक्शन फोर्स FR की वैल्यू कितना, तो mg tan θ1। अब बताओ यहाँ से क्या चीज़ कि चूँकि आपका θ1 जो है वो क्या है, उससे बड़ा है θ2, इसीलिए tan θ1 की जो वैल्यू होगी उससे बड़ा होगा tan θ2। और इसीलिए जो फ्रिक्शन फोर्स जब आप छोटे स्टेप्स लेंगे तो आपको आगे मूव करवाने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है FR, ठीक है, उससे बड़ा होगा। जब आप बड़ा स्टेप्स लेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा होगा। ये चीज़ आपने कंक्लूड कर दिया कि जब आप बड़े स्टेप्स लेते हैं, व्हेन यू टेक लार्जर स्टेप्स, देन द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव्स यू फॉरवर्ड, ठीक है, इज लार्जर इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू टेक स्मॉलर स्टेप्स। ठीक है, तो जब फ्रिक्शन फोर्स का तुम डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, जब इस केसेस में देखो, जब आप लार्जर स्टेप्स लेते हो तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, समझो इस चीज़ को। पर बेसिक सा चीज़ है ये कि जब आप लार्ज स्टेप्स जब आपने लिया तो क्या हो गया, फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लार्ज फ्रिक्शन चाहिए। जब आपने बड़ा स्टेप्स लिया तो आपको लार्जर फ्रिक्शन चाहिए आपको चलने के लिए, और लार्जर फ्रिक्शन जब आपको चाहिए तो आपको ये सोचना होगा ना कि ये फ्रिक्शन दे कौन रहा है, हु इज़ प्रोवाइडिंग यू द फ्रिक्शंस, कौन दे रहा है ये फॉरवर्ड फोर्स आपको मूव करने के लिए, ठीक है, कौन प्रोवाइड कर रहा है। ये सरफेस जो आप चल रहे हैं वही सरफेस आपको फ्रिक्शन फोर्स एज ए कॉन्टैक्ट फोर्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है। तो अब आप बताइए कि क्या आपको आइस इतना फ्रिक्शन देने के लिए सक्षम है, क्योंकि ये सरफेस का प्रॉपर्टी है। तो आपने लंबे लंबे स्टेप्स लेकर के रिक्वायरमेंट डाल दिया कि भाई मुझे आगे चलने के लिए इतना मात्रा में फ्रिक्शन चाहिए,
लेकिन आइस की तो कैपेसिटी है नहीं कि आपको उतना फ्रिक्शन देगा। तो जब वो फ्रिक्शन फोर्स उतना देगा नहीं आपको, तो कहीं ना कहीं स्किडिंग होगी, आपका पाँव स्लिप करेगा, आप नीचे गिरोगे। तो इसीलिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स। जब आप स्मॉल स्टेप्स लेते हो तो आपकी जो आगे बढ़ने के लिए जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, घट जाती है। और जब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट घट जाएगी तो चूंकि सरफेस भी तो आपका औकात नहीं है उसको उतना फ्रिक्शन देने की, तो इसका मतलब क्या है कि उसके औकात के हिसाब से आप फ्रिक्शन का डिमांड कर रहे हो, तो इसलिए आप नहीं गिरोगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है छोटे स्टेप्स को लेकर चलने का, कि छोटा स्टेप जब हम लेते हैं तो सरफेस से जो हमको चाहिए फ्रिक्शन फोर्स आगे मूव करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है, ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉलर फ्रिक्शन फोर्स we have to take smaller steps to avoid slipping। I hope कि समझ में आया होगा। थैंक यू।